अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़ारूक अकबर है। आज का जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है उसमें हम देखेंगे कि रियल एस्टेट बिज़नेस क्या होता है। इसके अलावा रियल एस्टेट में कितने तरह के लोग इन्वॉल्व होते हैं उसके बारे में थोड़ा ब्रीफली हम देखेंगे। थर्ड जो मेन हमारा आज फोकस होगा वो ये होगा कि रियल एस्टेट एजेंट के हम पॉइंट्स देखेंगे कि अगर आप एज अ रियल एस्टेट एजेंट रियल एस्टेट इंडस्ट्री में काम करना चाह रहे हैं तो आपके लिए क्या चीज़ें देखना ज़रूरी हैं। आपको कुछ टिप्स हम देंगे जिसको आप फॉलो करके रियल एस्टेट बिजनेस में सक्सेसफुली अपने टारगेट्स अचीव कर सकते हैं। रियल एस्टेट बिजनेस में हम लोग अकबर सन्स रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स के नाम से अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इनिशियली तो हम इधर CDA सेक्टर I-14 में ही डील कर रहे हैं, और अगर आपको भी अगर CDA सेक्टर इस्लामाबाद I-14 में कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करनी है या सेल करनी है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा थोड़ी सी हमारी इनिशियल इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप इसको स्टडी कर सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn और ईमेल पे भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अगर कोर्स की बात करें तो ये एक ऐसा प्रोफेशनल कोर्स है जो आपके लिए स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया है हर उस बंदे के लिए जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में कोई भी अपना रोल प्ले करना चाह रहा है। हम लोगों ने बेसिकली फोकस किया है रियल एस्टेट एजेंट्स, इन्वेस्टर्स, बायर्स और सेलर्स को। नॉर्मली ये देखा गया है कि बहुत सारे लोग रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आना तो चाहते हैं लेकिन उनके पास बेसिक नॉलेज नहीं होती, उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती। तो इस कोर्स के थ्रू हम आपको कुछ ऐसी टिप्स देंगे, कुछ ऐसी नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, एग्जांपल्स आपको ऐसी बताएंगे जिसको आप अगर फॉलो करेंगे या जो आपके माइंड में होंगी तो इंशाल्लाह आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री में सक्सेसफुली एक तो ऑपरेट कर सकते हैं। दूसरा आप ये है कि आप लोग अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या किसी जगह भी आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे हैं, सेल करना चाह रहे हैं या एज अ रियल एस्टेट एजेंट आप ऑपरेट करना चाह रहे हैं तो आपके माइंड में बेसिक चीज़ें होंगी कि आपने जिन चीज़ों को फॉलो करना है ताकि आप एक तो अपना जो आपका कीमती टाइम है वो भी वेस्ट ना हो, आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी सिक्योर रहें और आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उससे अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकें। ये कुछ थियोरेटिकल इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है, आप इसको अपने टाइम पे पढ़ भी सकते हैं। जो मैं आपको जो भी लेक्चर प्रोवाइड करूँगा या जो लेक्चर दूंगा वो इसी जो स्लाइड्स हैं उन्हीं के इर्द गिर्द होंगी, लेकिन मैं आपसे जनरल बातें करूँगा। आप इसको अपने टाइम पे पढ़ भी सकते हैं, मोस्टली इसी से रिलेटेड है सारे लेक्चर्स, लेकिन चूँकि मैंने ये खुद डिज़ाइन की है या आपके लिए स्पेशली तो आप इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपसे जनरल बातें करूंगा। टेबल ऑफ कंटेंट हम फर्स्ट बात करेंगे कि रियल एस्टेट बिजनेस क्या होता है। सेकेंडली हम देखेंगे कि रियल एस्टेट एजेंट कौन होता है, जो स्पेशली जो हमारे फर्स्ट 2-3 लेक्चर्स हैं वो हमारे रियल एस्टेट एजेंट से रिलेटेड हैं। हम बात करेंगे कि रियल एस्टेट एजेंट करता क्या है और अगर आप एज अ रियल एस्टेट एजेंट इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं तो आपको किन चीज़ों की नॉलेज होना चाहिए, कौन से टिप्स आपको पता होने चाहिए, किस चीज़ को आपने फॉलो करना है। ये सब चीज़ें हम रियल एस्टेट एजेंट और उससे रिलेटेड टिप्स में आपके साथ डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर जो हमारे नेक्स्ट पार्ट होगा वो रियल एस्टेट इन्वेस्टर से रिलेटेड होगा। इसी तरह फिर रियल एस्टेट बायर एंड देन रियल एस्टेट सेलर से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम देख लेते हैं कि रियल एस्टेट बिजनेस क्या होता है। रियल एस्टेट बिजनेस को अगर आप सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करें तो ये एक ऐसा बिजनेस है जो कि बाइंग और सेलिंग से रिलेटेड है। इसमें आप बेसिकली कोई लैंड, बिल्डिंग या कोई फ्लैट, फार्म हाउस, इंडस्ट्रियल एरिया, कमर्शियल एरिया, उसकी सेल एंड परचेज इसमें इन्वॉल्व होती है रियल एस्टेट बिजनेस में। और बेसिकली ये एक फिजिकल एसेट होता है जिसको आप सेल कर सकते हैं या परचेज कर सकते हैं। इसी तरह रेंट आउट भी कर सकते हैं आप अपनी प्रॉपर्टी को। तो रियल एस्टेट बिजनेस एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। मोस्टली जो जितने भी दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं वो रियल एस्टेट बिजनेस में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो हमेशा रियल एस्टेट बिजनेस में डाइवर्सिफिकेशन पॉलिसी फॉलो करते हैं। वो सिर्फ एक ही किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं करते, उनके पास बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं और वो उसको डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करते हैं और उससे अच्छा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। चलें अब हम आ जाते हैं जो आज का हमारा बेसिक टॉपिक है, वो है रियल एस्टेट एजेंट। और रियल एस्टेट एजेंट्स को जो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए या टिप्स उसको पता होना चाहिए या जो उसके लिए गाइडलाइंस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं उस पर हम बात करेंगे। अब रियल एस्टेट एजेंट कौन होता है? रियल एस्टेट एजेंट कोई भी ऐसा बंदा होता है जो एज अ ब्रिज ऑपरेट करता है बायर और सेलर के दरमियान। अब जब भी कोई बंदा प्रॉपर्टी सेल करने लगता है या परचेज करने लगता है
तो वो उसके लिए खुद इनिशियली प्रॉब्लम्स होती हैं। वो खुद लेट से अगर एक बंदा परचेज करना चाह रहा है प्रॉपर्टी, तो उसको रियल स्टेट का अगर नहीं पता तो उसके लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। वो उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए किसी अच्छे रियल स्टेट एजेंट के पास जाता है, उसकी सर्विसेज अवेल करता है, और उसके अगेंस्ट रियल स्टेट एजेंट जो है वो अपना बायर से या सेलर से अपना कमीशन चार्ज करता है। रियल स्टेट एजेंट जो है काफ़ी ज़्यादा वर्किंग करता है, उसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी लग रहे होते हैं, वो अपने लिंक्स भी कनेक्ट कर रहा होता है, और तब ही जाके जो बायर या सेलर है उनके लिए कोई प्रॉपर्टी परचेज या सेल करके देता है। रियल स्टेट एजेंट का जो किरदार है रियल स्टेट इंडस्ट्री में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मोस्टली अगर आप देखेंगे तो रियल स्टेट बिजनेस में रियल स्टेट एजेंट ही होता है जो कोई भी डील क्लोज करता है। वही रियल स्टेट बायर और सेलर को उनकी मीटिंग करवाता है, उनके जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं या जो भी उनके क्वेश्चंस होते हैं उनको रिजॉल्व करता है, और एट द एंड ऑफ द डे जो अपनी डील है उसको क्लोज करता है। तो रियल स्टेट एजेंट का जो किरदार है रियल स्टेट बिजनेस में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप रियल स्टेट एजेंट के तौर पे इस बिज़नेस में आना चाह रहे हैं तो आपके पास रियल स्टेट गाइडलाइंस होनी चाहिए। आपको कुछ टिप्स के बारे में हम आज गाइड करेंगे जिनको आप फॉलो करके रियल स्टेट बिजनेस में कामयाबी से ऑपरेट कर सकते हैं। जो फर्स्ट टिप है रियल स्टेट एजेंट्स के लिए वो है फाइनेंशियल बैकअप या सोर्स ऑफ फंडिंग। देखें, अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप रियल स्टेट बिजनेस में आना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये माइंड में रखना चाहिए कि रियल स्टेट एक ऐसा बिजनेस है कि जिसमें आप फ्रॉम द फर्स्ट डे आपके पास अर्निंग आना शुरू नहीं होगी। तो आपको ये माइंड में रखना चाहिए कि आपके पास 6 to 12 मंथ्स का फाइनेंशियल बैकअप होना चाहिए। अब फाइनेंशियल बैकअप की आपको क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि आपके खर्चे जो हैं वो तो आपने डेली बेसिस पे करने हैं। आपके मंथली जो भी खर्चे हैं, आपकी फैमिली है, आपने भी घर का रेंट देना है, एक्सपेंसेस बियर करने हैं। तो उन एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए सबसे पहले आपके पास फाइनेंशियल बैकअप होना चाहिए कि लेट से खुदा न खास्ता अगर आपकी 3-4 महीनों तक या 6 मंथ्स तक कोई डील नहीं होती तो क्या आप बैठे रहेंगे? आपके पास कुछ ना कुछ तो आपके बैकअप में होना चाहिए जिसको आप यूज़ करके अपने जो डेली एक्सपेंसेस हैं या मंथली एक्सपेंसेस हैं उनको आप मीट कर सकें। और ये ना हो कि कल को अगर खुदा न खास्ता कोई डील नहीं होती, आपकी कोई भी रियल एस्टेट डील आप क्लोज करने में कामयाब नहीं होते, तो खुदा न खास्ता आपके मेंटली या फिजिकली आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाएं। क्योंकि देखा गया है कि बहुत सारे लोग इस बिज़नेस में तो आते हैं लेकिन जब उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होते तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं, और अल्टीमेटली रियल एस्टेट एजेंट जो है वो ये बिज़नेस छोड़ के किसी और फील्ड में चला जाता है। लिहाजा आपने हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आप रियल एस्टेट बिजनेस में आना चाह रहे हैं एज अ रियल एस्टेट एजेंट तो आपके पास कम से कम एटलीस्ट 6 मंथ्स का फाइनेंशियल बैकअप होना चाहिए। ये एक एग्जांपल दी गई है जिसमें आप देख सकते हैं कि अगर आपके 30,000 है मंथली एक्सपेंसेस तो आपके पास कम से कम अगर 6 मंथ्स से इसको मल्टीप्लाई करें तो 1,80,000 आपके पास होने चाहिए। और इसी तरह अगर आप 12 मंथ्स पे इसको मल्टीप्लाई करें तो 3,60,000 आपके पॉकेट में होने चाहिए अगर आप रियल एस्टेट बिजनेस में आना चाह रहे हैं। सेकेंड टिप इज़ द नॉलेज ऑफ रियल एस्टेट मार्केट। एज अ रियल एस्टेट एजेंट आपके पास जो रियल एस्टेट मार्केट है उसका नॉलेज होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जिस एरिया में आप एज अ रियल एस्टेट एजेंट ऑपरेट करना चाह रहे हैं उस एरिया में क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, बिजली गैस पानी की क्या सूरत हाल है, प्लॉट्स किस साइजेस के हैं, क्या उनकी प्राइसेस हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसी है, एमिनिटीज़ कौन सी अवेलेबल हैं। इसके अलावा आपको डॉक्यूमेंटेशन का पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जो क्लाइंट्स हैं उससे आपने कैसे डील करना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन होगी तो आप एक तो आप में कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होगा, और अगर आपके पास इन जनरल चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं होगा तो आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करेंगे। क्योंकि अगर क्लाइंट आपसे कोई भी क्वेश्चन करता है और आपको उसका आंसर नहीं पता तो क्लाइंट आपके साथ ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेगा। लिहाजा आपने अगर रियल एस्टेट बिजनेस में आना है तो आपके पास रियल एस्टेट मार्केट का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। इसके लिए या तो आप खुद अपनी वर्किंग करें। इनिशियली अगर आप खुद अपनी वर्किंग करते हैं, आप खुद एज एन इंडिपेंडेंट रियल एस्टेट एजेंट अपनी कोई ऑफिस ओपन करते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें खुद करना पड़ेंगी। और अगर आप किसी के पास 3 to 6 मंथ्स एज एन इंटर्नी काम कर लेते हैं तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपका माइंड सेट क्या है। आप किसी के अंडर रह के अगर बिजनेस करना चाहते हैं या आप रियल एस्टेट के बारे में नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो वो भी आप पे डिपेंड करता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपके पास रियल एस्टेट मार्केट का नॉलेज होना चाहिए, तब भी आप इस बिजनेस में सर्वाइव कर सकेंगे। द थर्ड पॉइंट इज रिलेटेड टू द नॉलेज ऑफ योर प्रोडक्ट।
आप कोई भी प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं या किसी को दिखाने जा रहे हैं, तो आपको पहले तो खुद पता होना चाहिए कि उस प्रॉपर्टी की क्या डिमेंशंस हैं। उस प्रॉपर्टी के बारे में आपको सारी A to Z सारी इंफॉर्मेशन होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि लेट से अगर आप कोई प्लॉट अपने क्लाइंट को दिखाने जा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि वो प्लॉट जो है किस स्ट्रीट में है, प्लॉट नंबर क्या है, उसका फेस जो है सन फेस है या कोई और किसी और फेसिंग पे है वो प्लॉट। इसके अलावा उस प्लॉट की प्राइस कितनी है, अदर प्लॉट्स की क्या प्राइसेस हैं, उस प्लॉट में ऐसी क्या फीचर्स हैं जो अपने क्लाइंट को जो है उस पर एग्री कर सकते हैं कि वो इस प्लॉट को परचेज करे। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। आपको बेसिकली अपनी पहले तो खुद उस पर वर्किंग करनी है जो भी आप चीज़ सेल करना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर आपको अपने प्रॉपर्टी के बारे में नहीं पता होगा, अपने प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता होगा, तो आप अपने क्लाइंट को या बायर को कैसे उसके बारे में ब्रीफ कर सकते हैं। लिहाजा जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है आपकी प्रॉपर्टी के बारे में वो आपको सारी पता होना चाहिए, ताकि आप अपने क्लाइंट को जो है प्रॉपर्ली ब्रीफ कर सकें और उसका जो कॉन्फिडेंस है वो आप सक्सेसफुली उसको विन कर सकें। क्योंकि अगर एक दफ़ा आपने उसका कॉन्फिडेंस वो आपने अचीव कर लिया तो आपके लिए प्रॉपर्टी सेल करना कोई मुश्किल काम नहीं है, और वो सिर्फ पॉसिबल होगा जब आपके पास प्रॉपर नॉलेज होगा अपनी प्रॉपर्टी के बारे में। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके माइंड में होना बहुत ज़रूरी है जब भी आप एज अ रियल स्टेट एजेंट ऑपरेट करते हैं। तो आपके पास इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स होने चाहिए। अगर आपसे आपका क्लाइंट ये क्वेश्चंस करते हैं तो आपके पास उसके सूटेबल आंसर्स होने चाहिए। फर्स्ट, व्हाट इज़ द साइज ऑफ द प्रॉपर्टी। सेकंड, आपको पता होना चाहिए कि कवर्ड एरिया क्या है प्रॉपर्टी का। जो भी आप प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं, घर है, प्लॉट है या कोई भी फ्लैट है, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। थर्ड, आपको पता होना चाहिए कितने कमरे हैं, वॉशरूम्स हैं, सर्वेंट क्वार्टर्स, इसके अलावा जो भी चीज़ें होती हैं बेसिक्स वो आपको पता होना चाहिए। एमिनिटीज़ यानी कि बिजली, गैस, पानी की क्या सूरत हाल है उस प्रॉपर्टी में। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि अगर वो आप प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने जाते हैं तो बायर और सेलर को एक तो ट्रांसफ़र फीस कितनी होगी उस प्रॉपर्टी की, इसके अलावा उस पर टैक्स कितना होगा, बायर के लिए कितना होगा, सेलर के लिए कितना होगा, फाइलर अगर होते हैं बायर और सेलर तो फिर कितना टैक्स होगा, अगर नॉन फाइलर हैं तो कितना टैक्स होगा, इसके बारे में आपको क्लियर कट पता होना चाहिए। पेमेंट कैसे होगी प्रॉपर्टी की, इसके बारे में पता होना चाहिए कि आपने कैश में पेमेंट करनी है। इनिशियली तो यही होता है कि टोकन जो है वो आप कैश में देते हैं, वरना भी मोस्टली केसेस में जो है वो कैश में ही देते हैं, लेकिन आप पे ऑर्डर पे भी दे सकते हैं। इसके अलावा जो आपके एट द एंड ऑफ द डे जब आप प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करवाने जाते हैं अब जो रिमेनिंग अमाउंट है उसके लिए मोस्टली आप पे ऑर्डर ही देते हैं। जो बायर है वो पे ऑर्डर ही देता है सेलर को। तो इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि आप अगर कहीं अब किसी बंदे की इन्वेस्टमेंट करवाना चाह रहे हैं तो उसको फ्यूचर में क्या फ़ायदा होगा। अगर वो आपसे पूछ लेता है कि मैं आज अगर यहाँ इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता हूँ तो इस प्रॉपर्टी में मुझे रिटर्न कितना मिलेगा, 6 महीने बाद कितना रिटर्न मिलेगा, साल बाद, 5 साल बाद, आपको पता होना चाहिए कि इस इन्वेस्टमेंट में उसको रिटर्न कितना मिल सकता है। वो आपने थोड़ा सा उस बारे में उसको ब्रीफ करना है। इसके अलावा जो भी जिस जगह भी आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं या परचेज़ कर रहे हैं किसी के लिए, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसके सराउंडिंग्स में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसी चल रही है, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, हॉस्पिटल्स, और जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट है एक इंसान की उससे रिलेटेड आपको सब कुछ पता होना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है और इसके बारे में आपने प्रॉपर वर्किंग करनी है जब भी एज अ रियल स्टेट एजेंट आप रियल स्टेट बिजनेस में आते हैं। नेक्स्ट इज़ द नॉलेज ऑफ द क्लाइंट और टारगेट मार्केट। आप अगर रियल स्टेट बिजनेस में आते हैं, आप एज अ रियल स्टेट एजेंट आपको पता होना चाहिए कि अगर एक प्रॉपर्टी है, लेट्स से काफ़ी लग्जरी प्रॉपर्टी है, काफ़ी महंगी प्रॉपर्टी है, 100 मिलियन की है, 200 मिलियन की है, तो आप ज़ाहिर बात है किसी ऐसे बंदे को टारगेट नहीं करेंगे जो कि डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं या जो एक सैलरीड पर्सन है जिसकी सैलरी जो है 1 लाख या 2 लाख है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी जो है वो डेफिनेटली नहीं परचेज कर सकता, क्योंकि हो सकता है एक्सेप्शनल केसेस हों, लेकिन जो एक कॉमन सेंस है वो यही है कि उसके लिए आपकी जो टारगेट मार्केट होगी या आपका जो क्लाइंट होगा वो ज़ाहिर बात है एलीट क्लास होगी, क्योंकि उनके पास पैसे होते हैं, उनको लग्जरी आइटम्स परचेज करने का एक तो शौक़ भी होता है और वो उनकी रेंज में भी होती हैं। तो आपने हमेशा ख्याल रखना है कि जो भी आप अपनी प्रॉपर्टी सेल या परचेज करना चाह रहे हैं तो आपको अपने टारगेट मार्केट का क्लियर कट पता होना चाहिए।
क्योंकि अगर आप एक ऐसी प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं जिसकी वर्थ 100 मिलियन है, आप टारगेट कर रहे हैं सैलरीड पर्सनस को, तो आप डेफिनेटली अपना टाइम ज़ाया करेंगे, क्योंकि उनकी एक तो रेंज में नहीं है वो प्रॉपर्टी, और आप भी अपना टाइम भी ज़ाया करेंगे, एनर्जीज भी ज़ाया करेंगे। तो आपने हमेशा इस चीज़ को फोकस करना है कि आप जो भी प्रॉपर्टी सेल या परचेज करना चाह रहे हैं तो आपको अपने टारगेट मार्केट का क्लियर कट पता होना चाहिए। अगर आप कोई लो कॉस्ट प्रॉपर्टी है जिसकी वर्थ 5 to 10 मिलियन है, उसको तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप टारगेट करें सैलरीड पर्सनस को। लेकिन अगर आप बहुत ही एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं तो वो उनकी रेंज में नहीं होगी, जाहिर बात है, उनकी एक बजट रेंज होती है सैलरीड पर्सनस की। तो उसके लिए आप फिर डेफिनेटली बिजनेस क्लास को या कॉर्पोरेट क्लास को टारगेट करेंगे और उन्हीं को ही वो प्रॉपर्टी सेल करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज कंफर्म ऑप्शंस। ये पॉइंट जो है आपने एज ए रियल एस्टेट एजेंट याद रखना है कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर आपके पास आपकी अपनी कोई इन्वेंट्री नहीं होगी, अपनी इन्वेंट्री से मुराद ये है कि आपके पास डायरेक्ट बायर होना चाहिए या डायरेक्ट सेलर होना चाहिए प्रॉपर्टी का, बीच में कोई भी थर्ड पर्सन इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे हैं या किसी के लिए परचेज करना चाह रहे हैं और आपके पास वो प्रॉपर्टी डायरेक्ट नहीं है, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि 99% चांसेस हैं कि वो डील क्लोज नहीं होगी। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आप एज अ रियल एस्टेट एजेंट काम कर रहे हैं और आपके पास एक प्रॉपर्टी आती है किसी के रेफरेंस से, कोई बंदा आपको बताता है कि ये प्रॉपर्टी है, ये प्लॉट है या ये घर है, ये सेल करना है और इसकी वर्थ 10 मिलियन है। अब आप क्या करेंगे, आप उसकी मार्केटिंग करना शुरू कर देंगे, आप उसको डिफरेंट पोर्टल्स में आप उसकी मार्केटिंग करेंगे, फेसबुक पे ऐड लगाएंगे, इंस्टाग्राम पे ऐड लगाएंगे, लिंक्डइन और जो भी आपके पास सोर्सेज हैं, यूट्यूब में आप वीडियो बना के उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी सेल के लिए अवेलेबल है। अब आपके पास कोई एंड यूज़र आ जाता है, बायर आ जाता है उस प्रॉपर्टी का, और आप जो है उसकी ऑफ़र भी आपको वो दे देता है कि लेट से वो प्लॉट है और वो आपको ये ऑफ़र दे देता है कि ये 10 मिलियन का प्लॉट है, तो मैं इसकी ऑफ़र भी आपको 10 मिलियन दे देता हूँ। तो बायर को वो प्रॉपर्टी पसंद आ जाती है और वो उसकी ऑफ़र आपको 10 मिलियन दे देता है। अब आप उस बंदे से कोऑर्डिनेट करेंगे जिसने आपको वो प्रॉपर्टी रेफ़र की थी। हो सकता है कोई वो रियल एस्टेट एजेंट ही हो या फिर कोई भी बंदा हो सकता है जो आपको कॉल करके जिसने वो प्रॉपर्टी आपको रेफ़र की हो। अब आप उस बंदे को या उस रियल एस्टेट एजेंट को कॉल करेंगे और आप उससे कहेंगे मेरे पास एक कंफर्म ऑफर है, मेरे पास इस प्रॉपर्टी का बायर है जिसने इसकी ऑफर भी 10 मिलियन मुझे दी है, तो आप ऐसे करें कि आप हमारी मीटिंग करवा दें सेलर के साथ या ऑनर के साथ। और अब अगर वो बंदा आपको कहता है कि वो प्रॉपर्टी सेल हो चुकी है या फिर वो आपसे कहता है कि अब इसका ओनर जो है वो प्रॉपर्टी सेल करने में इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर वो आपसे कहता है कि वो अब प्रॉपर्टी जो है उसके ओनर उसको 11 मिलियन में सेल करेंगे, तो फिर आपके क्या फीडबैक होगा, आप अपने बायर से क्या कहेंगे? आपका अपना पर्सनल जो आपकी ज़ाहिर बात है आप मार्केट में ऑपरेट कर रहे होते हैं तो लोगों का आपके ऊपर ट्रस्ट होता है, तो फिर आपके पास उसका क्या जस्टिफिकेशन होगी बायर के लिए कि आपको अगर वो जो रियल एस्टेट एजेंट या जो थर्ड पर्सन आपको अगर इस तरह की आगे से आंसर करता है तो आपके पास क्या जस्टिफिकेशन होगी बायर के लिए। आपने हमेशा कोशिश करनी है कि आपने उसी प्रॉपर्टी पे वर्किंग करनी है जो सेलर डायरेक्ट आपको कोट करता है, और आपको पता होना चाहिए कि ये सेलर वाकई इस प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए सीरियस है। ऐसे नहीं है कि कल को अगर आप वर्किंग करेंगे और अगर कोई बायर आ जाता है, सीरियस बायर आ जाता है और वो कोई ऑफर दे देता है तो सेलर का मूड जो है वो अब चेंज हो गया या वो प्रॉपर्टी सेल करने में इंटरेस्टेड नहीं है। आपने प्रॉपर्ली जो है सेलर से इस पूछ लेना है कि सर ये ना हो कि मैं इस प्रॉपर्टी में वर्किंग करूं और बायर मुझे कोई अच्छी ऑफर दे दे और एंड टाइम पे जो है आप इस डील से जो है वो बैकआउट कर दें। तो आपने इन सारी चीज़ों का बड़ा ख्याल करना है, क्योंकि आप जब एज अ रियल एस्टेट एजेंट मार्केट में आएंगे तो आपकी ज़ाहिरी बात है एक रेपुटेशन होगी और आपकी क्रेडिबिलिटी होगी। अगर आप इस तरह की डील्स करेंगे जिसमें आपके पास प्रॉपर्टी डायरेक्ट नहीं है तो फिर आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगे और आप ज़्यादा देर जो है रियल एस्टेट बिजनेस में ऑपरेट नहीं कर सकेंगे। एंड रिजल्ट क्या होगा अगर आपके साथ इस तरह की सिचुएशन हो जाती है जो अभी मैंने आपके साथ एग्जांपल में डिस्कस की है, तो फिर उसका रिजल्ट क्या होगा? उसका यही रिजल्ट होगा कि अल्टीमेटली आपकी जो क्रेडिबिलिटी है मार्केट में वो ख़राब होगी। लोगों को पता होगा कि इसके पास प्रॉपर्टी डायरेक्ट नहीं होती और ये एंड टाइम पे जो है डील भी जो है वो क्लोज नहीं होगी, क्योंकि इस रियल एस्टेट एजेंट के पास
डायरेक्ट प्रॉपर्टी या डायरेक्ट इन्वेंट्री नहीं होती। इसके अलावा लोग जो है वो आपकी बात पे भी रिलाई नहीं करेंगे। जारी बात है आपकी वो वर्थ नहीं होगी इस तरह मार्केट में, लोग आपसे ज़्यादा कोई डील करना कोई पसंद नहीं करेगा। थर्ड पॉइंट इज कि आपने उसी प्रॉपर्टी में वर्किंग करनी है जो आपको कोई क्रेडिबल पर्सन या क्रेडिबल रियल एस्टेट एजेंट जो उसी मार्केट में ऑपरेट कर रहा है, आपने सिर्फ उसकी बताई हुई प्रॉपर्टी पे ही वर्किंग करनी है। और वो भी बंदा वो होना चाहिए जिस पे आपको ट्रस्ट हो। ऐसा ना हो कि कोई भी रियल एस्टेट एजेंट या कोई थर्ड पर्सन आपको कॉल करे आप कि ये प्रॉपर्टी सेल करनी है और आप उस पर वर्किंग करना शुरू कर दें, दिन रात आप एक कर दें और अल्टीमेटली एंड रिजल्ट वही हो जो हमने एग्जाम्पल में डिस्कस किए, तो उस चीज़ का फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट इज वर्क ऑन द प्रॉपर्टी विच इज डायरेक्टली कोटेड बाय द सेलर एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट इन द एग्जाम्पल। द लास्ट पॉइंट इज do not work on every property available in the market because you will waste only your time and energy on it, and at the end of the day you will get no results। ये सारे पॉइंट्स या ये सारे लेसन्स आपको अल्टीमेटली फेस करना पड़ेंगे अगर आपके पास प्रॉपर्टी डायरेक्ट नहीं है या फिर आप किसी की और बताई हुई इन्वेंट्री पे वर्किंग करें। तो फिर मैं आपको अभी बता देता हूँ कि आप सिर्फ अपना रियल एस्टेट बिजनेस में टाइम वेस्ट करेंगे। आपके पास हमेशा याद रखिएगा या तो आपकी नेटवर्किंग बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, या फिर आपके पास अपनी कुछ इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, या फिर आपके पास डायरेक्ट इन्वेंट्री होनी चाहिए। अगर ये दो तीन चीज़ें आपके पास नहीं है या आपकी नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग नहीं है या आपके पास अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं है या आपके पास डायरेक्ट इन्वेंट्री नहीं है, तो आप मेरे ख्याल से ज़्यादा देर रियल एस्टेट बिजनेस में सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। तो आपने इन चीज़ों पे स्पेशल फोकस करना है जब भी आप एज अ रियल एस्टेट एजेंट रियल एस्टेट बिजनेस में आना चाह रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर द टुडे। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अदर पॉइंट्स एंड अदर गाइडलाइंस फॉर द रियल एस्टेट एजेंट इन द नेक्स्ट लेक्चर। Until then, Allah Hafiz, Pakistan Zindabad।